Hello everyone, my name is Ashutosh Kumar Singh and I welcome you again today in our online class of Vardhan Academy. बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं और ये एक नई सीरीज आपके लिए लाया हूँ। ये उन छात्रों के लिए है जो बीएड के लिए बीएड में एडमिशन के लिए बीएड जी की तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन कोर्सेज ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारा प्रैक्टिस नहीं हो पाता है क्योंकि जो बीएड करने वाले जो हमारे छात्र होते हैं ये सामान्यतः ये कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, है ना? तो ऐसे टाइम में आपके लिए प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन में लेके आया हूँ। ये कौन सी बुक है? ये है हमारी अरिहंत। ये हमारी अरिहंत बुक जो है, अरिहंत की बुक है और ये हमारे इस सीरीज को हम अरिहंत सीरीज के नाम से बुलाएंगे, अरिहंत सीरीज। और इस सीरीज में ये देखिए मैंने यहाँ आर्ट्स ग्रुप की फोटो लगाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपके लिए साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए ही मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा विद अदर कॉमन टॉपिक्स। ठीक है, चलिए। साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स मैं कवर करूंगा और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स आपकी मैम अंकिता मैम आपकी वो कवर करेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के आ, हम जनरल नॉलेज के साथ और स्पेसिफिकली आज हम हिस्ट्री के टॉपिक्स करने वाले हैं। मैं कलर चेंज कर लूं इंक का। ओके, आई होप इट इज विजिबल। चलिए, तो इसमें हम हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस जो आपके अरिहंत में हिस्ट्री में समवेयर अराउंड 155 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें आपका एंशंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्य भारत और आपका आधुनिक भारत, तीनों कवर होते हैं। हम डेली इसे एक-एक सेक्शन को डेली कवर करेंगे। एक दिन हम प्राचीन भारत के सभी प्रश्न करेंगे जो करीबन 43 क्वेश्चंस हैं। फिर हम मध्य भारत के क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पास करीबन 90s तक जाता है, 44 टू 90। और फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस 155 तक जाएंगे। ओके, सो 3 दिन में हमारा ये पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन क्लियर करा दूंगा। ओके, so I hope this is clear to you. And now we are going to start with the class. Remember, this is English edition book that I have, so I have put up the screenshots in English. लेकिन हिंदी के छात्र आप घबराइए नहीं क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बहुत स्टैटिक डेटा होता है बीएड जेई के एग्जाम में। तो मैं हर क्वेश्चन को आपके लिए हिंदी में भी समझा दूंगा और हिंदी में भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हिंदी के छात्र भी इस सीरीज को देखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज आपके लिए एक बैरियर नहीं बनेगा। इंग्लिश हो चाहे आप हिंदी के छात्र हो, आप दोनों ही इस सीरीज को देखिए, इससे आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इसके अलावा मैं आपके लिए एक सीरीज अलग शुरू करूंगा जिसमें मैं आपको क्लासेस की तरह पढ़ाऊंगा, बट ये केवल प्रैक्टिस सेट है। तो हम क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी को क्लोज करेंगे। किस बुक से? अरिहंत सीरीज की। ये अरिहंत की सीरीज है तो अरिहंत की जो बुक है उससे हम क्लोज करेंगे। लेटेस्ट एडिशन बुक है। ओके, जब हमारी ये बुक खत्म हो जाएगी तो इफ वी हैव चांस बाय द टाइम वी हैव द एग्जाम, इफ वी गेट चांस, तो हम दूसरी बुक भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आप दूसरी बुक शुरू करना चाहेंगे या फिर आप एक ही टॉपिक कई बुक से पहले कवर करना चाहेंगे तब नेक्स्ट टॉपिक पे जाना चाहेंगे। यस, एक बुक के सभी टॉपिक्स खत्म करके और फिर वापस से आप दूसरी बुक पे आना चाहेंगे। चलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में, विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन? मनुष्य के द्वारा सबसे पहला सबसे पहला कौन सा धातु प्रयोग किया गया था? ये बताना है आपको। सबसे पहला प्रयोग किया जाने वाला धातु कौन सा था मनुष्य द्वारा? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर या ब्रास। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका कॉपर। देखिए कॉपर को कहते हैं आप तांबा। ठीक है, तांबा। ब्रॉन्ज को आप कांस्य कहते हैं। ठीक है, तो कांस्य काल आपको पता है काफी बाद में आया है और तांबा, ताम्र पाषाण काल जो आपको देखने को मिलता है, पाषाण काल के बाद सबसे पहला धातु ही तांबा था, जिसके बाद आपको ताम्र पाषाण काल देखने को मिलता है जो करीबन चलता है हमारा 3000 बीसी से 3000 सॉरी 3000 बीसी से आपका ये चलता है 1000 बीसी तक।
यानी 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो हमारा काल है, इसे हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन द फर्स्ट मेटल टूल केम इनटू बीइंग इट वाज यूज्ड फॉर। कहने का मतलब है कि हमारा जब पहला पहला हमारा धातु से बना हुआ हथियार हमने बनाया, धातु से बना हुआ हथियार हमने बनाया, तो उसका इस्तेमाल मनुष्य ने सबसे पहले किस चीज के लिए किया? पॉट मेकिंग यानी कि आपका घड़ा बनाने के लिए, हाउस बिल्डिंग घर बनाने के लिए, क्लियरिंग जंगल्स जंगल साफ करने के लिए, या फिर मेकिंग व्हील्स यानी कि पहिया बनाने के लिए। तो आपको बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहला टूल, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है, फर्स्ट टूल, सबसे पहला टूल कौन सा बनाया था मनुष्य ने? सबसे पहला टूल कौन सा बनाया है आदमी ने? तो ये हो जाएगा आपका कुल्हाड़ी, एक्स। ओके, कुल्हाड़ी, सबसे पहले आदमी ने कुल्हाड़ी बनाया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आदमी ने कुल्हाड़ी बनाया। अच्छा, इस ये जो बात है कि सबसे पहले आदमी ने कुल्हाड़ी बनाया, एक्स बनाया, ये बात हमें किस जगह से पता चलती है? तो ये हमें पता चलता है किस जगह से? चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत इजी है, थोड़ा साउथ इंडियन टाइप नाम है। आप बताइए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में फिर राइट या रॉन्ग है ये बता दूंगा। ठीक है, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने आज इवनिंग की क्लास की है, आज या कल की इवनिंग की क्लास की है, आपको ये बहुत अच्छे से मैंने ये पढ़ाया है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में ये क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए पहला मेटल का इस्तेमाल आदमी ने किस लिए किया था? आदमी ने पहले जो मेटल टूल है इसका इस्तेमाल आदमी ने किया था जंगल साफ करने के लिए, यानी क्लियरिंग जंगल्स। ओके, तो जंगल साफ करने के लिए ही आदमी ने सबसे पहले आपके मेटल टूल्स का यूज किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इन पेलियोलिथिक एज वाज। पेलियोलिथिक एज में, पेलियोलिथिक एज यानी कि ये हो गया आपका जिसे आप कहते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो आपको पूछा जा रहा है पूरा पाषाण काल का सबसे बड़ा सबसे बड़ा खोज क्या रहा मनुष्य के लिए? तो पूरा पाषाण काल में देखिए सबसे महत्वपूर्ण खोज जो पूरा पाषाण काल में हुआ वो आपको हुआ आग की खोज, यानी कि फायर, आग की खोज। ठीक है, आग की खोज की इंसान ने, ये सबसे पहली खोज और सबसे महत्वपूर्ण खोज थी आपकी पूरा पाषाण काल की। ठीक है, अच्छा नव पाषाण काल की महत्वपूर्ण खोज बताइए। नव पाषाण काल के, देखिए नव पाषाण काल में आदमी ने पहिए की खोज की, पहिया खोजा। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है आपका नव पाषाण काल का। आदमी ने इसमें कृषि की शुरुआत की, कृषि भी यहीं शुरू होता है। आदमी का फर्स्ट सेटलमेंट यहाँ शुरू होता है, यानी स्थायी रूप से आदमी रहना शुरू करता है। द फर्स्ट सेटलमेंट कैन बी सीन इन द नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। ठीक है, इसे आप कहते हैं नियोलिथिक एज। राइट, तो नियोलिथिक एज में आपको फर्स्ट सेटलमेंट भी देखने को मिलता है, फर्स्ट सेटलमेंट यानी कि पहली बार आदमी स्थायी रूप से नियोलिथिक एज में शुरू होता है। ओके, इसके अलावा आपका बचता है मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मध्य पाषाण काल की? देखिए मध्य पाषाण काल में आपको देखने को मिलता है पशुपालन। अच्छा, पशुपालन से इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था मनुष्य का? तो ये था कुत्ता, यानी कि डॉग। डॉग वाज द फर्स्ट पेट एनिमल ऑफ ह्यूमन। ओके, और कुत्ते के अलावा आदमी ने भेड़ और बकरी यानी शीप एंड गोट, इनको डोमेस्टिसाइज किया था। ठीक है, इनका पशुपालन शुरू किया है। तो ये मध्य पाषाण काल का हो गया, और आपका पूरा पाषाण काल का है आग की खोज। आई होप तीनों काल आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। आग की खोज पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज में आपको पशुपालन यानी कि फर्स्ट पेट एनिमल आपको डॉग देखने को मिलता है, पशुपालन यहाँ का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नियोलिथिक एज में आपको देखने को मिलता है पहिए की खोज, या फिर आप कह सकते हैं कृषि। तो दोनों में से जो भी आपको दिखे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो पहिया था, इसके अलावा आपको कृषि और सेटलमेंट भी आपको नियोलिथिक एज में देखने को मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता फ्लोरिश ड्यूरिंग, ये अब
किस काल में आपको देखने को मिलती है। इसका आपको काल बताना है, इसका टाइम पीरियड बताना है। तो इसका टाइम पीरियड जो सबसे अच्छा माना गया है वो क्या है, 2350 से 1750 बीसी यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, 2350 टू 1750 बीसी, ये है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का काल, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता से चलिए एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं हम, क्योंकि हम कुछ ना कुछ पॉइंट तो कवर कर रहे हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में एक सवाल पूछा जाता है आपसे। सिंधु घाटी सभ्यता कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, दक्षिण में एक जगह है, उत्तर में एक जगह है, पश्चिम में एक जगह है और पूर्व में एक जगह है। तो इस क्षेत्र में ये था, ये आपका कौन सा क्षेत्र है, ये पाकिस्तान और पश्चिमी भारत का, उत्तर पश्चिमी भारत का ये क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, चारों की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये कौन सी जगह है, ये जगह है आपका आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ओके, आलमगीरपुर, ये जगह है आपका मांडा, मांडा। ओके, मांडा। नीचे ये जो जगह है मांडा आपका कहाँ आता है, ये आपका आता है कश्मीर में, कश्मीर में। ओके, आलमगीरपुर आपको यूपी में देखने को मिलता है। उसके बाद नीचे हम, ये जगह है आपका दाइमाबाद, दाइमाबाद। ओके, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, नासिक के पास। ठीक है, ओके, लेफ्ट में ये जो जगह है इसे कहते हैं सूत गेंदौर, सूत गेंदौर, सूत का गेंदौर, सूत का गेंदौर। ठीक है, ये जगह आपको देखने को मिलती है कहाँ पे, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। तो ये चार कोने थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, तो इससे सवाल आपसे बनता है कि सबसे उत्तरी स्थान कौन सा था, सबसे पूर्वी स्थान कौन सा था, सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा था, सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा था। ओके, इसके अलावा आपसे पूछा जाता है ये स्थान किन नदियों पे थे, यानी कि आपसे सवाल ऐसे भी बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा किस नदी से बनती है। तो देखिए, मांडा किस नदी के किनारे है, ये बताइए आप मुझे। मांडा, मांडा आपका जो देखने को मिलता है ये आपको झेलम नदी यहाँ पे है। ओके, आलमगीरपुर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है हिंडन नदी, हिंडन, हिंडन नाम की नदी देखने को मिलती है। दाइमाबाद महाराष्ट्र नासिक में है, ये आपको देखने को मिलता है गोदावरी, गोदावरी नदी। ठीक है, और बलूचिस्तान यहाँ पे आपको देखने को मिलता है दास्त नदी, दास्त। ठीक है, तो याद रखिए ये चार नदियां आपके चार कोने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन चैनल ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर। ये पूछ रहा है कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है इसका मुख्य स्रोत क्या है। इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख, कॉइन्स यानी सिक्के, पाम एंड बार्च लीफ मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जो पत्तों पे लिखे गए थे, या फिर आपका आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, उत्खनन। ठीक है, चार में से क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, देखिए राइट आंसर है आपका आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। ओके, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस इज द राइट आंसर। उत्खनन से हमें पता चला सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। चलिए, इसी बात पे आप मुझे बताइए, हड़प्पा, हड़प्पा का उत्खनन के उत्खननकर्ता कौन है, और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, इसके उत्खननकर्ता कौन है, यानी कि इसके एक्सकेवेटर कौन है। तो देखिए, हड़प्पा के एक्सकेवेटर थे आपके दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ओके, और आपके मोहनजोदड़ो के थे राखल दास बैनर्जी यानी आर डी बैनर्जी। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ये आपको 1921 में और ये 1922 में देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो और सबसे बड़ी साइट क्या है, देखिए ये सबसे बड़ा शहर, द लार्जेस्ट सिटी इज मोहनजोदड़ो, द लार्जेस्ट टाउन। बट आपसे पूछे द लार्जेस्ट साइट, लार्जेस्ट साइट, तो लार्जेस्ट साइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। ठीक है, साइट मतलब गांव, कई गांव से बना हुआ, राखीगढ़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज,
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ये क्या था इनका प्रमुख व्यवसाय? इनका प्रमुख व्यवसाय आपको देखने को मिलता है कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर इनका प्रमुख व्यवसाय था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा वाज मेड अप। ये किस चीज से बना हुआ था? डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल यानी कि नृत्य करती हुई एक लड़की की, नृत्य करती हुई एक लड़की की हमें स्टैचू मिलता है। ठीक है, एक फिगर मिलता है। ये किस चीज से बना था? ये था ब्रॉन्ज का बना हुआ, कांस्य का। ठीक है, तो हिंदी में इसे आप कहते हो कांस्य की बनी हुई, कांस्य की नृत्य करती हुई महिला, नृत्य करती महिला। ये कहाँ मिलती है हमें? ये मिली है, सॉरी, ये किससे बनी है? ये कांस्य से बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोहनजोदड़ो इज ऑल्सो नोन एज, मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? माउंट ऑफ द ग्रेट, द माउंट ऑफ द सर्वाइवर्स, द माउंट ऑफ द लिविंग या माउंट ऑफ द डेड? तो इसे जाना जाता है मृतकों, मृतकों का टीला। इसे कहते हैं मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ द डेड। मोहन जोदड़ो दो शब्दों से बना है, देखिए, मोहन और जोदड़ो। ठीक है, मृतकों का टीला, टीला मृतक। ओके, तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, माउंट ऑफ द लिविंग, सॉरी, माउंट ऑफ द डेड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, ग्रेट बाथ, बड़ा स्नाना, बड़ा स्नानागृह, स्नानागार, कहाँ देखने को मिला आपको? कहाँ मिला है ये मिला है हमें मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में, इसे ध्यान रखिएगा, ये मोहनजोदड़ो मिला है। ओके, चलिए लोथल क्या है? लोथल देखिए, ये आपसे पूछा जाता है बहुत, लोथल, लोथल बहुत पूछा जाता है। ये आपका पोर्ट्स के लिए फेमस था। ठीक है, पोर्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गॉड लॉस्ट his importance as the first deity during the later Vedic period? तो आपको पूछा जा रहा है कि वैदिक काल में, वो भी आपके बाद के वैदिक काल में, अंत के वैदिक काल में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपना अस्तित्व खोया पहले फर्स्ट डिटी के रूप में, यानी कि पहले भगवान के रूप में? तो ये थे हमारे इंद्र। ठीक है, और ये प्रमुख डाइटी हैं, आपके प्रमुख भगवान हैं वैदिक काल के, और लेटर वैदिक पीरियड में ये अपना अस्तित्व प्रमुख भगवान के तौर पे खो देते हैं। ओके, चलिए एक सवाल और आता है कि आपका जो ऋग्वेद है, हमारा ऋग्वेद, जो कि आपको पता है सबसे पुराना वेद है, राइट? ऋग्वेद में आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सबसे पहले किस भगवान की पूजा की गई है या किस भगवान की आराधना की गई है? ओके, द फर्स्ट श्लोक ऑफ ऋग्वेद इज डेडिकेटेड टू, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अग्नि। ओके, अग्नि, सबसे पहला जो श्लोक है वो अग्नि के लिए, अग्निदेव के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी ऑफ ऋग्वेद? ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता, चलिए बताइए, आप कमेंट में बताइए। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे आपके इंद्र। ठीक है, अभी बताया मैंने आपको, इंद्रदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैदिक डाइटी इंद्रा वाज द गॉड ऑफ, इंद्र किस चीज के भगवान थे? इंद्र आपके भगवान थे रेन और थंडर के, यानी कि बारिश और बिजली जो कड़कती है ना, बिजली, ठंडा। ओके, बारिश और बिजली के देवता थे, रेन एंड थंडर के भगवान है आपके इंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज द ओल्डेस्ट वेदा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ओके, चलिए, द वर्ड वेद फ्रॉम विच वेदा हैज बीन डिराइव्ड मीन्स, देखिए वेद में, वेद जो शब्द बना है ये विद से बना है, विद। तो विद का मतलब क्या होता है? देखिए, विद से एक और शब्द बना है आपका विद्या। तो विद का मतलब होता है, एक संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है आपका नॉलेज। ओके, विद्या।
नॉलेज, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद ऑल्सो नोन एज द वेदांत आर डैश नंबर, कितने वेदांत हैं? तो देखिए 108 वेदांत हैं। ओके, 108 उपनिषद हैं, उपनिषद। जी हाँ, मेरे इवनिंग के बैच के जो बच्चे, आप ऑफलाइन के बच्चे हैं, आप लोग घबराइए मत, आपको मैं वैदिक काल भी पढ़ाऊंगा। मैंने वैदिक काल आपको स्किप किया है, 7 डेज हमारे हो चुके हैं इवनिंग के क्लास के, और हमने बुद्धिज्म, बौद्ध बौद्ध काल, फिर आपका जैन, फिर आपका 16 महाजनपद, और मगध के प्रमुख वंश, इसके अलावा हमने सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल, ये पूरा हमने खत्म कर लिया है। इसमें आपका एक बच जाता है वैदिक काल। वैदिक काल भी मैं आपको कवर करा दूंगा, मैंने आपको बताया है। और इसके बाद हमको शुरू करना है मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की हम शुरुआत करेंगे। 7 दिन में हमारा काफी टॉपिक कवर हो चुका है, आई होप आपको काफी याद हो चुका होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 108 उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द बैटल विच इज द स्टोरी ऑफ महाभारत मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस अराउंड। देखिए महाभारत की जो स्टोरी है, महाभारत, महाभारत की जो स्टोरी है, आपसे पूछ रहा है कि ये किस समय में, किस समय में इसका ये हुआ होगा, ऐसा अनुमानित किस समय में हुआ होगा, इसका अनुमान किस समय का है? तो ये करीबन आपका हुआ था 1000 बीसी में। ठीक है, 1000 बीसी में। ओके, ये ध्यान रखिएगा, 1000 बीसी के आसपास आपको महाभारत देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स इज नॉट मेंशन्ड इन द रामायण एंड द महाभारत। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से रामायण और महाभारत में कौन सा ऐसा किंगडम है? देखिए ये सभी आपके जो किंगडम यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कौन से हैं? लगभग लगभग ये सभी आपके हैं महाजनपद हैं लगभग, है ना, जनपद या महाजनपद हैं। तो आपसे पूछ रहा है ये कौन सा जनपद, कौन सा किंगडम है जिसका रामायण या महाभारत में आपको जिक्र नहीं देखने को मिला है? तो देखिए पांचाल नरेश भी थे, आपके मगध के भी नरेश आते हैं, काशी नरेश होते हैं, कौशाम्बी वो जगह है जिसका आपको जिक्र नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंशिएंट टाइम स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटी, मतलब आपका प्राचीन समय का स्टेट क्राफ्ट, स्टेट क्राफ्ट यानी राजतंत्र या प्रजातंत्र जो है आपका राजतंत्र, इससे संबंधित, और आपका पॉलिटी, पॉलिटी से संबंधित, है ना, इससे संबंधित आपको किस किताब में इन चीजों का जिक्र देखने को मिला है? तो देखिए राजतंत्र वगैरह पे, इन चीजों पे जो पुस्तक लिखी गई है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में आपको देखने को मिलता है मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल की राजनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, है ना। और यहाँ पे हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है अर्थशास्त्र से कि किस तरीके से पॉलिटिक्स होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। और ये लिखा किसने था? ये लिखा था हमारे विष्णुगुप्त जी ने। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए विष्णुगुप्त। आप लोग कह रहे होंगे चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य का असली नाम है। चाणक्य के देखिए 3 नाम है, विष्णुगुप्त, सेकेंड है इनका कौटिल्य, कौटिल्य, और तीसरा नाम है इनका चाणक्य। ठीक है, तीनों इन्हीं के नाम है। तो ये पूछ लेता है कभी कभी चाणक्य का असली नाम क्या था, तो ये विष्णुगुप्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेंटेड ग्रेवेयर पीजीडब्ल्यू बिलोंग्स टू। पेंटेड ग्रेवेयर यानी कि आपको, पेंटेड ग्रेवेयर यानी कि आपको कलाकृतियां जो मटके टाइप के आपको दिखते हैं ना, वो आपको पेंटेड मिले हैं। तो ये किस समय में आपको देखने को मिले हैं? तो ये आपको देखने को मिलते हैं द लेटर वैदिक पीरियड, द लेटर वैदिक पीरियड में आपको यहाँ घड़े वगैरह आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत देखने को मिलते हैं, और ये पेंटेड थे, यानी कि इन पे पेंटिंग की हुई थी। तो ये आपको लेटर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स नोन एज। जैनिज्म के दो पूछ रहा है सेक्ट्स कौन कौन से थे। तो देखिए जैनिज्म 2 भागों में डिवाइड होता है, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, ध्यान रखिए, श्वेतांबर जो व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, सफेद कपड़ा, ठीक है, और दिगंबर जो कपड़ों के बिना रहते हैं, ठीक है, वस्त्रहीन रहते हैं, ये होते हैं दिगंबर। ठीक है,
अब देखिए ये कैसे आया, स्थूलभद्र जो थे ये आपके श्वेतांबर के गुरु हैं, और भद्रबाहु ये आपके दिगंबर के गुरु हैं। ठीक है, अच्छा चलिए इसकी स्टोरी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, कैसे श्वेतांबर और दिगंबर का जन्म होता है, किस तरीके से होता है। देखिए इसमें श्रवण बेलगोला का जिक्र आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जैनिज्म में श्रवण बेलगोला, यहीं पे भद्रबाहु गए थे अपने शिष्यों को लेके, और यही वो स्थान है श्रवण बेलगोला जहाँ पे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने क्या किया था, संलेखना किया था। संलेखना क्या होता है, संलेखना होता है जब आपको आपकी मृत्यु बिल्कुल निकट दिखती है या आपको बीमारी है और मृत्यु निश्चित है, तो ऐसे समय में मनुष्य क्या करता है, जैन धर्म के अनुसार से ऐसे समय मनुष्य धीरे धीरे अपना खाने को कम करता है, कैपेसिटी को कम करता है। 3 रोटी खाता है तो 2 रोटी कर देगा, फिर 1 रोटी कर देगा, फिर वो द्रव्य पे आ जाता है, फिर वो जल पे आता है, फिर वायु पे, और फिर धीरे धीरे शरीर का त्याग कर देता है। ठीक है, इसे कहते हैं संलेखना। तो चंद्रगुप्त मौर्य वो शासक हैं जिन्होंने संलेखना किया था। ये सवाल पूछा जा चुका है, ये सवाल पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से किस शासक ने संलेखना किया था। तो आपको संलेखना का पहले अर्थ पता होना चाहिए और फिर आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना किया था। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और आप देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। देखिए आपके 3 प्रमुख राजा हैं, 3 प्रमुख राजा होते हैं, आपके 3 प्रमुख राजा होते हैं। सबसे पहले जो राजा होते हैं वो हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, दूसरे राजा होते हैं इनके पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार बिंदुसार सबसे पहले सर्जरी से पैदा होने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं इतिहास के, ये भी आपके एक प्रश्न ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सर्जेरियन बेबी हैं। ठीक है, और तीसरे हैं आपके अशोक। अशोक, इनके बाद एक महत्वपूर्ण आप याद रख सकते हैं, दशरथ। दशरथ एक प्रमुख राजा थे। ठीक है, ये सभी किस किस वंश के हैं, ये सबके सब आपके मौर्य वंश के हैं। ठीक है, अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था, इन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म। ठीक है, श्रवण बेलगोला गए थे ये। ठीक है, बिंदुसार ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था, इन्होंने स्वीकार किया था आजीवक धर्म। आजीवक संप्रदाय कहा जाता है इसे, संप्रदाय। ठीक है, आजीवक। ओके, तीसरे आते हैं आपके अशोक। अशोक ने आपके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म को। इनके गुरु कौन थे, उपगुप्त। उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। और अशोक ने कौन सा किया था, इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, इन्होंने धम्म की नीति अपनाई थी। सबसे कठिन होता है बुद्धम और बुद्ध, धम्म और आपका तीसरा होता है संघ। ये 3 नीतियां हैं जिसमें इन्होंने धम्म नीति को अपनाया था, सबसे कठिन नीति है ये। ठीक है, उसके बाद आता है आपका दशरथ। दशरथ जो थे इन्होंने भी आजीवक को अपनाया था, आजीवक संप्रदाय को। तो ये आपसे पूछ लेता है, मिलान करने के लिए दे देता है, यानी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। हर शासक ने लगभग अलग अलग धर्मों को अपनाया है मौर्य साम्राज्य में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड बाय। चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा हुआ था, चलिए पूरे काउंसिल देख लें। चलिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो काउंसिल होता है ये कब होता है, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बुद्ध का जीवन काल। बुद्ध का जीवन काल, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व। ठीक है, यानी बीसी में। और इनका डेथ कब होता है, महापरिनिर्वाण कब किया इन्होंने, इन्होंने किया, इनका डेथ होता है 483 ईसा पूर्व में, यानी बीसी में। ठीक है, यानी कि 80 ईयर्स। ठीक है, 80 ईयर्स। चलिए इसके बाद हम देखते हैं पहला जो काउंसिल होता है बुद्धिस्ट काउंसिल, ये कब होता है, द सेम ईयर व्हेन बुद्धा डाइड, 483 बीसी। ओके, सेकंड कब होता है, इनकी 100 ईयर्स कंप्लीट होने पर, डेथ एनिवर्सरी के 100 ईयर्स पर, यानी 383 बीसी। तीसरा कब होता है, ये 250 में होता है। देखिए अच्छा नंबर है, याद हो जाएगा आपको, 250 बीसी में। और चौथा आपका एडी में होगा, ये बीसी में नहीं होगा, 72 एडी में होता है। ठीक है,
ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, आपके डेट्स याद हो जाएंगे आपको चारों, ये चारों आपको याद करने हैं। कैसे याद होंगे? फर्स्ट आपका डेथ एनिवर्सरी, जब उनकी डेथ हुई, ठीक है, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी नहीं, जिस साल उनकी डेथ हुई 483 में बुद्धा की। उसके बाद दूसरा उनके 100th एनिवर्सरी जब कंप्लीट होगी डेथ एनिवर्सरी, तब 383 में। तीसरा 250 बीसी में, और चौथा 72 एडी में। उसके बाद आपको याद रखने हैं कि ये किन जगहों पे हुए। देखिए, पहला हुआ आपका वैशाली में, सॉरी वैशाली बोल दिया मैंने, पहला वैशाली में नहीं होता है, पहला होता है आपका राजगृह में, ठीक है, राजगीर जिसे कहते हैं, राजगृह में, ठीक है। दूसरा होता है आपका वैशाली में, वैशाली। तीसरा होता है आपका पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। और चौथा होता है आपका कुंडल वन, जिसे आप कश्मीर में है, ये कुंडल वन में, ये कहाँ है? ये कश्मीर में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमें याद करने हैं कि इनके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, हु वाज द प्रेसिडेंट। ओके, तो अध्यक्ष थे, देखिए सबसे पहला जो था उनके अध्यक्ष थे महाकश्यप, महाकश्यप। ओके, दूसरे जो थे आपका वैशाली में जो हुआ था, इसके थे सबकामी, सबकामी। तीसरे जो थे इसमें आपको याद रखना, देखिए कार्टून देखते थे आप, मोगली, तो वैसे याद रख सकते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ये थे मोगली पुत्र तिस्सा, मोगली पुत्र तिस्सा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। चौथा जो हुआ था इसमें आपको ये याद रखना है, इसके दो थे, एक अध्यक्ष थे, और इसमें आपको याद रखना है इसके उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है, उपाध्यक्ष भी थे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट देखिए, अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र, वासुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष थे आपके अश्वघोष, अश्वघोष। ओके, चलिए अब आते हैं लास्ट हमारा जो क्वेश्चन जिससे रिलेटेड है, कि पहला जो ये चारों जो काउंसिल, फोर्थ काउंसिल के किसके द्वारा कराया गया। तो देखिए, पहला काउंसिल किसने कराया? पहला काउंसिल जो कराया गया था, ये एक हर्यंक वंश के राजा थे हमारे, इनका नाम है अजात शत्रु। हर्यंक वंश के दूसरे राजा हैं अजात शत्रु, पहले बिंबिसार थे, ठीक है, अजात शत्रु। उसके बाद दूसरा आपको देखने को मिलता है शिशुनाग वंश के राजा, दूसरे राजा जिनका नाम है काल अशोक, काल अशोक, ठीक है, काल अशोक। फिर तीसरा आपको देखने को मिलता है ये अशोक, ये मौर्य साम्राज्य के थे ना अशोक, अशोक के समय में। और चौथा आपको देखने को मिलेगा राजा कनिष्क के द्वारा, ठीक है, कनिष्क के द्वारा, इनके अंडर अंतर्गत हुआ था, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा। इसको हम और डिटेल में देखेंगे जब हम बुद्धिज्म को कवर करेंगे, बौद्ध धर्म को कवर करेंगे। 1 घंटे में आपको बौद्धिज्म में कंप्लीट करा दूंगा, सारे पॉइंट एग्जाम से इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, देखिए एसएससी या अन्य एग्जाम में भी इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, बहुत स्टैटिक डेटा पूछा जाता है, तो आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, और लाइक बटन दबाइए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हो चाहे बाद में देख रहे हो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक बटन दबाइए। ओके, शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हेल्ड अ रिलीजियस असेंबली एट प्रयाग एवरी 5 years। इनमें से वो कौन सा राजा है जो हर 5 वर्ष में प्रयाग में, प्रयाग में एक रिलीजियस असेंबली कराया करता था, एक रिलीजियस असेंबली कराया करता था हर 5 साल में। तो वो राजा हो जाएंगे हमारे हर्षवर्धन। ओके, हर्षवर्धन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद विच रिलीजन इज कैवल्य एसोसिएटेड। देखिए कैवल्य जो शब्द है, कैवल्य, ये किस धर्म से संबंधित है? देखिए कैवल्य जो होता है, इसका मतलब होता है जैसे आप कहते हैं पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति है। ओके, व्हेन यू एक्वायर द कंप्लीट नॉलेज, ओके, ज्ञान की प्राप्ति। ये है आपका जैन धर्म में। ओके, और बौद्ध धर्म में इसे ही कहते हो आप निर्वाण, है ना, ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या क्या हो जाए कैवल्य का? जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। आपको पूछा जा रहा है जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ये आपको
एग्जिस्टेंस में आया किस किस सेक्ट से? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, हीनयान, महायान, वैष्णव या फिर शैव। आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए महायान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुद्धिस्ट काउंसिल्स वर हेल्ड टू, बुद्धिस्ट काउंसिल्स वर हेल्ड टू, क्यों बुद्धिस्ट काउंसिल्स क्यों किए गए? प्रीच द मिडिल पाथ, compile Buddhist canons and settle disputes, send religious missions abroad, या none of the above? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा compile Buddhist canons and settle dispute। देखिए बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में जो भी आपके विवाद होते थे उन विवादों को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए और बुद्धिस्ट ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए बुद्धिस्ट काउंसिल किए गए, यानी कि संगीतियां हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। Which of the following religion got spread in different parts of Asia? बताइए। तो आपको पता है हिंदुइज्म देखिए मुख्यतः भारत और दक्षिण एशिया में रहा, जैनिज्म तो भारत में ही रहा। बुद्धिज्म जो आपको देखने को मिलता है ये एशिया के अन्य विभिन्न भागों में, आपको जापान, चाइना, कोरिया, इन देशों में भी आपको बुद्धिज्म देखने को मिलता है। केवल दक्षिण भारत ही नहीं, मध्य एशिया नहीं, दक्षिण एशिया नहीं, उत्तर पश्चिम पूरब एरिया सभी जगह आपको ये देखने को मिला पूरे एशिया में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बुद्धिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट ऑफ द फोर्थ, अच्छा यहाँ पे देखिए 24th कर लीजिए इसे, द लास्ट ऑफ द 24th जैन तीर्थंकर, 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? देखिए कुल जैन में 24 तीर्थंकर हैं। ओके, कुल 24 तीर्थंकर हैं। पहले हैं हमारे ऋषभ देव, दूसरे हो जाएंगे अजीत देव, तीसरे हो जाएंगे, सॉरी 23वें, डायरेक्ट हम 23वें 24वें देखेंगे। देखिए 4 को हम स्टडी करते हैं। चौथे हैं आपके पार्श्वनाथ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, पार्श्वनाथ, और 24वें हमारे महावीर। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको सीधा मिल गया, 24वें जैन तीर्थंकर महावीर थे। ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड, ओके, बुल। अजीत देव हाथी, एलिफेंट। ओके, पार्श्वनाथ स्नेक, सांप, एंड महावीर का लायन यानी कि सिंह। अच्छा, इसके अलावा आपको निर्वाण स्थान याद रखने हैं, निर्वाण स्थान। ओके, देखिए ऋषभ देव का निर्वाण स्थान था आपका अष्टपद पर्वत, अष्टपद पर्वत। ओके, जिसे आज के समय में आप कैलाश कहते हो। अजीत देव, इनका था सम्मेत शिखर, सम्मेत शिखर। ये कहाँ आता है सम्मेत शिखर? ये आपका आज के समय में झारखंड में देखने को मिलेगा आपको, झारखंड। ओके, पार्श्वनाथ, इनका भी सम्मेत शिखर है, ये भी झारखंड में सम्मेत शिखर में है। महावीर का आपको देखने को मिलता है पावापुरी, बिहार में, पावापुरी, बिहार। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अच्छा, इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, महावीर को कैवल्य की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति ये हुई थी 12 वर्षों में, 12 वर्षों में। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने शुरू किया था तपस्या और 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, पार्श्वनाथ को कितने दिन में हुआ था? ये हुआ था आपको 84 दिन में, 84 दिन। याद रखिएगा। ओके, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिज्म जैनिज्म बोथ गेव स्ट्रेस ऑन, बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने किस चीज पर बल दिया है? भगवान के वर्शिप करने के लिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए, सेल्फ मोटिफिकेशन, आप खुद को बिल्कुल क्या कीजिए, दान कर दीजिए, खुद का पूरा जीवन दान कर दीजिए, नॉन वायलेंस के लिए, या नन ऑफ द। देखिए दोनों धर्मों का पूछ रहा है, तो दोनों धर्मों में जो स्ट्रेस दिया गया वो नॉन वायलेंस पे दिया गया है। और ये दोनों धर्म आपको दिखेंगे, बिल्कुल वायलेंस नहीं दिखता है इन दोनों धर्मों में, है ना? तो नॉन वायलेंस को इन दोनों धर्मों ने, यानी कि अहिंसा को, दोनों धर्मों ने अहिंसा पर बल दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द कल्पसूत्र? सो भद्रबाहु, स्थूलभद्र, गोपाल या घोषाल? So our right answer here will be स्थूलभद्र। ओके, तो स्थूलभद्र ने ही आपके कल्पसूत्र की रचना की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अहिंसा,
और नॉन वायलेंस इज प्रैक्टिस्ड इन। आपसे पूछा जा रहा है कि अहिंसा सबसे ज्यादा कहाँ फॉलो किया जाता है, किस धर्म में किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जैनिज्म। ठीक है, देखिए जितने भी धर्म है सभी अहिंसा की बात करते हैं, है ना। बुद्धिज्म और जैनिज्म तो खासकर अहिंसा के बेस पे ही बनाए गए, राइट। लेकिन इसमें भी आपसे अगर एक्सट्रीम फॉर्म पूछा जाए सबसे ज्यादा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैनिज्म। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज डिड बुद्धा प्रीच। बुद्धा ने, भगवान बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए किस भाषा में दिए। तो देखिए इसका राइट आंसर है, बुद्ध का जो समय काल है उस समय कौन सी भाषा चलती थी। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाली भाषा। ठीक है, पाली भाषा में ही भगवान बुद्ध ने अपने सारे के सारे उपदेश दिए। पहला उपदेश कहाँ दिया था, पहला उपदेश दिया है आपका सारनाथ में। ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, सबसे ज्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में, श्रावस्ती। ठीक है। अच्छा, अपना आखिरी उपदेश कहाँ दिया भगवान बुद्ध ने, अपना आखिरी उपदेश उन्होंने दिया वैशाली में। ठीक है, वैशाली में। अच्छा, किसे दिया आखिरी उपदेश, ये था सुभद्र को, सुभद्र। ठीक है, सुभद्र को अपना आखिरी उपदेश दिया था, जिसके बाद सुभद्र जो है ये इनकी मृत्यु हो जाती है ज्ञान प्राप्त करने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ महावीर आर कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। देखिए ये जितने भी यहाँ टेक्स्ट दिए हैं ये सभी आपके लगभग जैसे 12 अंग, जातक, सॉरी 12 पूर्वा, ये दोनों जैन धर्म के हैं, और त्रिपीटक, जातक, ये दोनों बौद्ध धर्म की किताबें हैं। ठीक है, इसमें आपको देखिए 14 पूर्व जो हैं आपके, 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व में आपके ये आपके भगवान महावीर की ओरिजिनल टीचिंग्स हैं। ठीक है, इसी को बाद में जो प्रथम संगीति हुई थी जैन धर्म की, जो चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत होती है, इसमें फिर 12 अंगों को लिखा गया, और 12 अंगों के साथ 12 उपांगों को भी लिखा गया, उप अंगों को भी लिखा गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये इसी के बेस पे लिखी गई है, 14 पुरुष के बेस पे। एक तरह से आप कह सकते हैं इसको वापस अच्छी तरीके से संग्रहित किया गया, और फिर दूसरे काउंसिल में फिर एक भाषा में इसे पूरी तरीके से 12 अंगों को संग्रहित किया गया एक भाषा में। ठीक है, जो थी प्राकृत में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट मोनार्क ऑफ मगध किंगडम इन द 6th सेंचुरी बीसी। छठी शताब्दी बीसी में मगध के पहले राजा कौन थे, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए मगध जो आपका साम्राज्य रहा, मगध में आपको कई राजवंश देखने को मिलते हैं, जिसमें से दो सबसे महत्वपूर्ण आपको पता होने चाहिए। जिसमें एक था आपका सबसे पहला हर्यंक, सॉरी हर्यंक। ठीक है, हर्यंक वंश। okay, हर्यंक डायनेस्टी, एंड आफ्टर हर्यंक डायनेस्टी सेकेंड वाज द शिशुपाल डायनेस्टी, द शिशुपाल डायनेस्टी। ओके, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों से आपके सवाल बनते हैं एग्जाम में। हर्यंक डायनेस्टी के रूलर्स कौन कौन हैं, देखिए बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु के बाद अजात शत्रु के बाद होते हैं आपके, उनके एक पुत्र हैं, तो नाम क्लिक नहीं हो रहा है। चलिए आप बताइए, स्पेशली मेरे इवनिंग क्लास के बच्चे, आप बताइए क्या है इसका आंसर, अजात शत्रु के पुत्र। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, ये एक सवाल भी आया था कि जब भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में, उस समय वहां का राजा कौन था। ठीक है, तो ये भी बनता है एक सवाल, और एक सवाल बनता है अजात शत्रु का जो पुत्र था, इसी ने आपका अ, राजगृह से राजगृह से राजधानी बदल के कहाँ कर दी थी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कर दी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों पॉइंट। सेकेंड आपका शिशुपाल वंश आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको शिशुपाल और काल अशोक, ये दो प्रमुख रूलर हैं इसके, काल अशोक। ठीक है, इन दोनों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि काल अशोक आपको पता है ये सेकेंड काउंसिल इनके अंडर हुई थी, बुद्धिज्म की सेकेंड काउंसिल,
और फर्स्ट काउंसिल अजात शत्रु के अंडर हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अपना हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, इनसे पहले हरियन से पहले भी देखिए 2 डायनेस्टीज आई थी, लेकिन यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से आप जाएंगे और यहाँ आपको राइट आंसर बिंबिसार मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोरस वाज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर एट द बैटल ऑफ। पोरस और अलेक्जेंडर की जो लड़ाई हुई, इसे क्या नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है हिडेस्पिस का युद्ध। हिडेस्पिस का युद्ध, ठीक है, द बैटल ऑफ हिडेस्पिस। और ये किस नदी के किनारे हुआ? ये आपका झेलम नदी के किनारे हुआ था, झेलम नदी। ठीक है, अच्छा, अलेक्जेंडर से एक सवाल और बनता है आपका कि ये हमला इन्होंने कब किया था? तो 326 में इन्होंने हमला किया था और 323 बीसी में बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द बैटल ऑफ हिडेस्पिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अर्ली एंशिएंट इंडिया द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर वाज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में आपका सबसे बड़ा शहर कौन सा रहा? तो देखिए, सबसे बड़ा शहर अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए पाटलिपुत्र जो था, ये आपका सबसे बड़ा शहर बनता है। मगध साम्राज्य की ये राजधानी बनता है ना? उसके बाद ये पाटलिपुत्र सबसे बड़ा शहर बन के उभरता है हमारे अर्ली प्राचीन भारत का, है ना? प्रारंभिक प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर बन के निकलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तक्षशिला कहाँ की राजधानी थी, ये बताइए आप। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? ये आपके गांधार की राजधानी थी। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ट्रिक से भी बता दूंगा, क्योंकि देखिए आपको कई ट्रिक मिलेंगे, आप कई यहाँ वहाँ सर्च करेंगे, बहुत सारे ट्रिक मिलेंगे, इतने बड़े बड़े ट्रिक मिलेंगे कि आपको वो ट्रिक को याद करने के लिए एक ट्रिक लग जाएगी, है ना? तो देखिए, ये जितने भी महाजनपद हैं और इनकी राजधानियां हैं, ये सभी आपको एक ही तरीके से याद हो सकती है, वो है आपका मैप। जब आप मैप से करेंगे तभी आपको ये जनपद और इनकी राजधानियां याद होती है। ठीक है, जैसे कि आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, सबसे कोने में यहाँ पे आ जाता है आपका अंगराज, अंग देश, अंग महाजनपद। उसके साइड में यहाँ जो आपका मगध है, जो बिहार का रीजन आता है, मगध गंगा नदी के किनारे ऐसे बसा हुआ है। मगध के ऊपर ठीक आपको पता है वैशाली जिला आता है बिहार में, तो ये हो जाएगा आपका वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। मगध मगध के साइड में आपको यहाँ देखने को मिलता है काशी। ठीक है, काशी के ठीक ऊपर आपको यहाँ देखने को मिलता है मल्ल गणराज्य, जो कुशीनगर मल्ल की राजधानी थी। यहाँ आपको देखने को मिलता है कौशल। ठीक है, कौशल के नीचे यहाँ आपको एक देखने को मिलता है वत्स। ठीक है, वत्स के साइड में आपको यहाँ एक देखने को मिलता है सूरसेन। ठीक है, सूरसेन के थोड़ा आप ऊपर कौशल और सूरसेन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपको मिलता है पांचाल। पांचाल के इधर आपको मिलता है कुरु। कुरु के इधर आप बिल्कुल अफगानिस्तान के इधर आ जाते हैं तो यहाँ आपको मिलता है गांधार। ठीक है, गांधार के ऊपर आपको मिलता है कंबोज। ठीक है, अच्छा, कुरु के नीचे यहाँ पे आपको पता है जहाँ गए थे, विराट नगर गए थे, आपको पता होगा पांडव विराट नगर में छुपे थे जाके अज्ञातवास में। यह आपका मत्स्य देश, जो जयपुर यहाँ पे आज उस समय विराट नगर के नाम से जाना जाता था, विराट नगर, वो इसकी राजधानी थी। वत्स के नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक गणराज्य और देखने को मिलता है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आपको मिलता है अवंती। ठीक है, और बिल्कुल नीचे आपको दिखता है अस्माक। ठीक है, अब आप बताइए ये कौन सा है? वत्स के नीचे ये कौन सा आता है? ये कौन सा महाजनपद था? ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको महाजनपद भी याद हो जाएंगे और राजधानियां भी याद हो जाएंगी। जैसे कि कुरु, कुरु ये दिल्ली में आता है, इसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके नीचे आपको पता है इस साइड में राजस्थान आता है। यहाँ पे देखिए जयपुर, जिसे विराट नगर के नाम से जानते थे। कुरु के ठीक नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा। ठीक है, पांचाल की राजधानी यहाँ काम्पिल्य बनती है। कौशल की राजधानी यहाँ पे आपको कौशाम्बी मिलेगी। ठीक है, नहीं, कौशाम्बी आपका नीचे आता है। ठीक है, और नहीं, हाँ, कौशाम्बी है। मल्ल की राजधानी आपको कुशीनगर मिलती है, काशी की काशी मिलती है, वज्जी की आपको वैशाली, मगध की पटना। मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सारे आपको
बिल्कुल 100% याद हो जाएंगे। इसमें देखिए कंबोज, कुरु, फिर मल, वज्जी, ये चारों क्या थे? ये चारों गणराज्य थे। तो ये भी एक सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गणराज्य था? सबसे पुराना वैशाली, वज्जी में वैशाली सबसे पुराना गणराज्य था जो लिच्छवियों का था। लिच्छवी, लिच्छवी वंश था उस समय यहाँ पे, ये सबसे पुराना था। ठीक है, और ये 4 गणराज्य थे उस समय के। और सबसे शक्तिशाली कौन सा उभरता है? मगध। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये सारे महाजनपद आपको बिल्कुल मैं याद करा दूंगा, 100% बिल्कुल याद हो जाते हैं। ठीक है, राजधानी के साथ कोई ट्रिक देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैपिंग के हिसाब से आप कीजिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नेशनल रूलर ऑफ इंडिया? भारत का पहला नेशनल रूलर, राष्ट्रीय शासक, जिसे आप एक तरह से चक्रवर्ती कह देते हैं, है ना, वो कौन था? तो ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के अधिकांश क्षेत्र को उस समय एकत्रित कर लिया था। ठीक है, और बिंदुसार का समय आते आते आपको पता है कि लगभग पूरा भारत कलिंग छोड़ के लगभग पूरा भारत मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था, जिसे आप अखंड भारत कहते हैं। और अशोक ने कलिंग को भी जीत लिया था 361 में, है ना। चलिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। किस वंश से थे चंद्रगुप्त मौर्य? मौर्य वंश के थे। धर्म क्या था इनका? जैन धर्म। अशोक का बौद्ध धर्म। बिंदुसार का आजीवक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अब पूछ रहा है इन विच सेंचुरी डिड अशोका रेन? अशोक का शासनकाल किस शताब्दी में था? तो देखिए अशोक का शासनकाल कब होता है? 200 समथिंग, राइट। तो 200 समथिंग ईसा पूर्व। तो जैसे 200 समथिंग आ गया मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका तीसरी शताब्दी। ठीक है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। तो 3rd सेंचुरी बीसी में अशोक ने अपना शासन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टोन एज पीपल हैड द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड? स्टोन एज यानी कि पाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किसे डोमेस्टिकेट किया था? एसेस यानी कि गधे, घोड़े, डॉग्स या शीप यानी कि भेड़? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका डॉग्स। मैं आपको बता चुका हूं, पाषाण काल में सबसे पहले, मध्य पाषाण काल के समय में सबसे पहले कुत्ते को कुत्ते को किया गया था डोमेस्टिकाइज। ठीक है, अच्छा, मानव के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ पाया गया? तो ये पाया गया आपका बुर्ज होम नाम का जगह है। बुर्ज होम कहाँ आता है? ये कश्मीर में आता है। ठीक है, कश्मीर में। ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि इंसान के साथ कुत्ते का कंकाल किस स्थान से मिला है। ओके, along with human being, skeleton of dogs have been found at which location of Stone Age? So this is Burj Home, Kashmir. Okay. सेकेंड वन इज, ऐसा कौन सा स्थान है जहां से आपको 3 कंकाल मिलते हैं एक ही कब्र में? ओके, एक ही कब्र में 3 कंकाल, 3 स्केलेटन पाए गए। ये है आपका दमदमा। दमदमा कहाँ आता है? ये उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, चलिए ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोमैड मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन? आपको पूछा जा रहा है कि परमानेंट सेटलमेंट किस काल में होता है? ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा परमानेंट सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है नियोलिथिक एज में। ठीक है, नव पाषाण काल में। मैंने आपको बताया भी था, नव पाषाण काल वही काल है जिसमें आदमी ने कृषि करना शुरू किया, और कृषि करने की वजह से उसे एक स्थान पे स्थायी रूप से रहना पड़ा। तो स्थायी रूप से जो रहना शुरू किया इंसान ने, वो आपका नियोलिथिक एज में किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज इन इंडिया द मेटल नोन टू द पीपल वाज? नियोलिथिक एज में आदमी को कौन सा धातु पता था? तो देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको पता है सबसे पहला धातु कौन सा इस्तेमाल किया आदमी ने? सबसे पहले आदमी ने किया इस्तेमाल तांबा। ठीक है, इसलिए सब हम कहते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, और फिर आता है आपका ताम्र पाषाण। ताम्र मीन्स ये तांबा से रिलेटेड है ना, तो ताम्र पाषाण काल, और फिर आता है आपका लौह पाषाण काल, यानी लोहा बाद में खोजा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द गॉड विथ 3 हेड एंड हॉर्न्स सराउंडेड बाय एनिमल्स रिप्रेजेंटेड ऑन अ सील फ्रॉम मोहनजोदड़ो इज सेड टू बी? हाँ देखिए बहुत अच्छा सवाल है।
मोहनजोदड़ो में एक सील मिली, ठीक है, सील पता है ना, सिक्का जो इस तरीके से लगाया जाता है, स्टैम्प, ठीक है, तो एक सील प्राप्त होती है, उसमें एक गॉड की इमेज बनी हुई है, और गॉड जो है उनके 3 सर दिखते हैं और उनके हॉर्न्स हैं, ठीक है, एनिमल्स चारों तरफ है। इन्हें क्या कहा गया, देखिए ये भगवान शिव के ही प्रोटोटाइप माने जाते हैं, इन्हें कहा गया पशुपति, ठीक है, पशुपति, ठीक है, ये लॉर्ड शिवा प्रोटोटाइप, प्रोटो शिवा कहा जाता है इन्हें, प्रोटो शिवा, ठीक है, शिवा के ही रूप माने जाते हैं ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following gives the correct chronological order of the Vedas? वेदास का सही क्रम बताना है आपको, तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आता है आपका ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद के बाद आता है आपका सामवेद, जहां आपकी कविताएं लिखी हैं, है ना, फिर आता है आपका यजुर्वेद, यजुर यजुर्वेद, ठीक है, और चौथे पे आता है आपका अथर्ववेद। ये सही ऑर्डर है, ये सही क्रम है आपका वेदों का, जिसमें वो लिखे गए, जिनमें वो अस्तित्व में है, ठीक है, सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियंस इन एंशियंट टाइम लर्न अ लॉट फ्रॉम द ग्रीक्स इन द फील्ड ऑफ, देखिए ग्रीक से, ग्रीक जो थे आपके यूनानी, यूनानियों से भारतीयों ने क्या सीखा सबसे ज्यादा, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीखा है, तो देखिए क्या म्यूजिक में सीखा, नहीं, कॉइनेज यानी सिक्कों में, सिक्के बनाने में नहीं, क्या चित्रकला में, बिल्कुल नहीं, ये सीखा उन्होंने मूर्ति कला यानी स्कल्पचर्स। तो आपको पता है जो रोमन एम्पायर और ग्रीक एम्पायर, ये जितने भी रूल्स थे, इस एरिया में स्कल्पचर्स बहुत जबरदस्त बनाए जाते थे, ठीक है, तो ये जब ग्रीक्स, आपको पता है इंडिया में अलेक्जेंडर आता है, उसके साथ फिर एक थोड़ा ग्रीक रूल आपको देखने को मिलता है, इंडो ग्रीक रूल इंडिया में, स्पेशली आपका वेस्टर्न जो पार्ट है ना, वेस्टर्न नदन पार्ट जो है, वहां से फिर आपको दिखता है कि धीरे धीरे इंडिया में आपको स्कल्पचर्स धीरे धीरे बनने शुरू होते हैं, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से मिलेगा कि अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, इनके स्कल्पचर्स पाए जाते हैं, है ना, उसके बाद के भी शासकों के स्कल्पचर्स बहुत मिले हैं, राइट, अशोक ने कई स्तंभ लगवाए, तो ये सब जो कला उसने सीखी है कहाँ से, स्कल्पचर्स जो है ये सारे ग्रीक से आए हैं, ठीक है, मूर्ति कला, इसे कहेंगे आप मूर्ति कला, ठीक है। सो आई होप ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत से, इसके बाद हमारा मध्य भारत शुरू होगा, लेट्स चेक, ठीक है, यहाँ से हमारा मध्य भारत शुरू हो जाता है, मध्यकालीन भारत, दैट इज मेडवेल इंडिया, ठीक है, यहाँ से हमारा मध्यकालीन भारत शुरू होता है। तो मध्यकालीन भारत हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जो जाएगा करीबन 93 या 95 क्वेश्चन के करीब, और फिर वहां से फिर हम एक और क्लास करेंगे जिसमें हम मॉडर्न इंडिया को कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया के। देखिए ये हमारी कौन सी बुक है चल रही है, अरिहंत पब्लिकेशंस की जो लेटेस्ट बुक चल रही है आपकी, कौन से एग्जाम के लिए, ये है हमारा, कौन सा एग्जाम क्या है, जल्दी बताइए, ये है हमारा जो एग्जाम होता है आपका बीएड के लिए, ठीक है, बीएड के लिए जो एग्जाम होता है, और बीएड का भी जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, उसके लिए ये हम प्रिपरेशन में आपको करा रहे हैं। लेकिन ये प्रश्न देखिए, मैंने आपको क्या कहा, ये प्रश्न आपको सेम ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आरओ के एग्जाम्स में, सेम ऐसे क्वेश्चंस आपको एसएससी में भी आते हैं, ठीक है, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, पॉइंट स्ट्रांग होगा, मैं काफी डेटा आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चंस सारे हम बनाएंगे इस बुक के, एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स को उठाएंगे और क्लोज करते जाएंगे। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में मैंने कहा है जैसा, आपको बताना है मुझे कि क्या आप इतिहास यानी हिस्ट्री होने के बाद दूसरी बुक से फिर हिस्ट्री कंटिन्यू करना चाहेंगे पूरी तरीके से, या फिर पहले आप सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरीके से सारे कवर करने के बाद फिर दूसरी पुस्तक पे हम आए, दूसरे पब्लिकेशन पे आए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपके आंसर्स के हिसाब से ही मैं फिर अगला स्टेप लूंगा। ओके, तो चलिए 43 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, और 44 क्वेश्चन से आपको कल या परसों में आपको एक नई वीडियो सीरीज प्रैक्टिस सेट आपको दिख जाएगी, प्रैक्टिस करते रहिए। जल्दी मैं आपके लिए पूरा सेशन वाला क्लास भी लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको एक एक टॉपिक पर डे क्लोज करते जाऊंगा, एक दिन में बुद्धिज्म, एक दिन में जैनिज्म, एक दिन में 16 महाजनपद बिल्कुल याद करा दूंगा आपको, ठीक है, तो उसी तरीके से हम पढ़ते आएंगे सभी शासकों को। ओके,
चलिए लाइक बटन जरूर दबाइए और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ओके, चलिए तब तक के ख्याल रखिए अपना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।